हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार पे। दोस्तों, जो पहला क्लास हम लोगों ने किया था अम्ल, क्षारक व लवण का, उसमें हम लोगों ने जो भी बेसिक चीज है, एक से मतलब कि हमने आपको बताया था कि 2 नंबर और 3 नंबर में जो प्रश्न आ सकते हैं उसी तरह का प्रश्न हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में किया था और बेसिक क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास किए थे। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, ये सब आपको हम बता दिए थे। इसके बाद हम आपको ये भी बता दिए थे कि पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज को हमने जो है लास्ट के वीडियो में कवर कर लिया था। तो आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके एक बार देख सकते हैं पिछला वाला क्लास को, और उसके बाद आप लोग ये जो सेकंड क्लास है अम्ल, क्षारक व लवण का, उसको देखिएगा तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अम्ल और क्षार लवण एक बार इसको हम फिर से जो है आपको करवा देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन आपको हम करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको बताए थे लास्ट के क्लास में कि अम्ल जो होता है इसका क्या क्या गुण होता है। ठीक है, अम्ल का, इसका गुण का, तो ये जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। पहला चीज आपको याद रखना है कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। तो आप लोग अपने से सोच सकते हैं यहाँ पे कि स्वाद में खट्टा क्या क्या चीज होता है। तो यहाँ पे स्वाद में खट्टा होता है तो मेरा नींबू हो जाता है। नींबू कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। संतरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम लेते हैं कच्चा आम, ठीक है, कच्चा आम, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों और कई सारे ऐसे चीजें जो कि क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होते हैं। तो वो सभी वस्तु जो होंगे वो क्या होंगे, वो सभी होंगे आपका अम्ल होंगे। ठीक है, वो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहला जो गुण होता है अम्ल का वो क्या होता है, वो होता है आपका कि वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। पहला गुण आपको यही याद रखना है। और दूसरा जो गुण है, ठीक है, वो क्या है, दूसरा जो गुण है वो है आपका कि जो अम्ल है उसका जो पीएच वैल्यू है, जो कि हमने पढ़ा था। ठीक है, पीएच वैल्यू जो होता है अम्ल का वो क्या होता है, ये आपका 7 से कम होता है। हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। इसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है इसमें कि जो अम्ल होता है ये लिटमस पत्र, अब लिटमस पत्र के बारे में हमने कल आपको बता दिया था कि लिटमस पत्र क्या होता है। तो यह एक क्या है, प्राकृतिक सूचक होता है। और लिटमस पत्र कार्य क्या करता है, तो ये जो है लिटमस पत्र हम लोग जांच कर सकते हैं इसके मदद से कि कोई भी आपका जो पदार्थ है वो अम्ल है, क्षार है या फिर उदासीन है, किस प्रकार का है, हम लोग जो है जांच कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर अम्लीय होगा कोई भी पदार्थ तो जो आपका लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र का जो कलर है दोस्तों ये आपका हो जाता है नीला लिटमस पत्र। अगर आप हम यहाँ पे लेते हैं तो नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र जो होगा ये कैसा हो जाएगा, ये आपका लाल कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाल हो जाता है। ठीक है, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इतना चीज आपको याद रखना है अम्ल के बारे में। ये चीज को हमने लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था। तो आशा करते हैं आप लोग जो है समझ गए होंगे और इसका आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जो है डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हम लोग अम्ल के बाद समझते हैं कि जो क्षार है, ठीक है, क्षार का क्या क्या गुण है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं कि क्षार का क्या क्या गुण होता है। ठीक है, तो अम्ल को यहाँ पे हम इरेज करते हैं और देखते हैं अब हम लोग क्षार को। ठीक है, दूसरा नंबर क्षार।
ये सभी हम लोग कल के क्लास में भी देख लिए हैं, एक बार हम जो है जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। क्षार में क्या होता है, क्षार जो होता है ये इसका जो आपका देखिए ये स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में ये आपका कड़वा होगा, ठीक है। स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होगा। इसका एग्जाम्पल हमने कल आपको बता दिया था कि क्या होगा क्षार का। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्षार का। तो क्षार का एग्जाम्पल कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि आंवला हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जो आपका कच्चा आंवला होता है उसको लेना है, ठीक है। अचार लगाने के बाद जो हम लोग यूज करते हैं उसको नहीं लेना है, बल्कि जो कच्चा आंवला होता है उसको लेना है। देखिएगा उस स्वाद में क्या होता है, बहुत ज्यादा कड़वा होता है, तो उसको लेना है, ठीक है। आंवला हो जाएगा स्वाद में कड़वा होता है, ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है, ठीक है। इसके बाद मानव रक्त, मानव रक्त भी क्या है, क्षार ही है। तो मानव रक्त का भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल काफी है आप लोग को। अगर यहाँ पे कहता है तो दो एग्जाम्पल लिख करके आप लोग यहाँ पे इत्यादि लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और इसका जो गुण है, लिटमस पत्र के द्वारा देखते हैं कि लिटमस पत्र में अगर हम इसको क्षार को करेंगे चेक, जांच करेंगे तो क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कैसे जो है क्या उसमें बदलाव होगा लिटमस पत्र में, ठीक है। तो जो लिटमस पत्र है दोस्तों वो लाल कलर से क्या हो जाता है, लाल कलर से नीला हो जाता है, ठीक है। क्षार में क्या होता है, लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र लाल से क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र जो है लाल से नीला हो जाएगा, ठीक है। क्षार क्या करता है, लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है क्षार। यहाँ पे आशा करते हैं क्षार भी आपको समझ में आ गया होगा, क्षार का क्या क्या गुण है। आगे दोस्तों कुछ यहाँ पे आपका जो प्राकृतिक जो स्रोत है, जैसे संतरा, इसके बाद दही, नींबू, इमली, ये सब में पूछेगा कि कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बताइए। तो एक बार हम लोग यहाँ पे आपको टेबल बना देते हैं और उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली आपका 1 नंबर में वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक साइड में यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, एक साइड में आपको लिखना है प्राकृतिक सूचक, और सॉरी प्राकृतिक सूचक नहीं, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। एक तरफ लिखिएगा प्राकृतिक स्रोत और दूसरे साइड में लिखना है आपको यहाँ पे कौन सा अम्ल पाया जाता है वो लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इसको हम यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला यहाँ पे हम लेते हैं सिरका। पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपका पूछा जाता है दोस्तों। तो ये सभी जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको हम एक बार यहाँ पे करवा देते हैं। सिरका में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो आपको लिखना है एसिटिक अम्ल। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा वाला यहाँ पे स्रोत है वो है आपका संतरा। संतरा को यहाँ पे हम लेते हैं, संतरा में पूछा जा सकता है। ये सभी कभी न कभी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही सारे को हम कर रहे हैं। इसमें पाया जाता है आपका साइट्रिक, ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी को आपको रट जाना है, ठीक है, क्योंकि इसका और कोई उपाय नहीं है। कौन सा अम्ल पाया जाता है कौन से प्राकृतिक स्रोत में, आपको इसको रट करके और याद करना है। इसके बाद दही। तो दोस्तों दही आपका है तो दही आपको खट्टा ही लेना है, यहाँ पे मीठा दही का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। खट्टा दही में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लैक्टिक। यहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर जो पदार्थ है वो है आपका, देखिए चौथा हम लेते हैं नींबू। नींबू को लेते हैं। नींबू में पूछेगा कौन सा पदार्थ पाया जाता है,
तो नींबू में आपका पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, साइट्रिक अम्ल। इसके बाद पांचवा लेते हैं। पांचवा आपका क्या है, पांचवा है यहाँ पे आपका इमली। इमली में पूछेगा तो इमली में क्या हो जाता है दोस्तों, इमली में आपका हो जाता है यहाँ पे टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं टार्टरिक अम्ल। ये अगर 5 आप लोग याद रख लीजिएगा तो इसमें से आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे लगभग यही सब पूछा जाता है। तो इस तरह से आप लोग जो है कुछ और अपने से भी सर्च करके और उसका अम्ल याद कर सकते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट है, VVI में 5 है तो 5 आपको हम करवा दिए। ठीक है, ये आपका VVI है। ठीक है, तो ये 5 को आपको याद कर देना है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं अम्ल और ये जो आपका दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पे इसको दोस्तों आप लोग समझ लीजिए और इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं कॉपी में, इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आपको हम लिखवाने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये VVI है और ये सभी को आपको रट लेना है। चाहे जैसे भी हो आपको इसको रट के और याद रखना है। आपका जो है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा और 1 नंबर में आपको यहाँ से कोई भी एक पूछा जा सकता है। पूछेगा कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से कहेगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे और देखते हैं कि इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट हम पॉइंट आपको लिखवाएंगे, वो पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। देखते हैं, आई होप इसको आप लोग नोट किए होंगे और वीडियो पॉज करके भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो दोस्तों हम आपको ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन अभी आपको लगभग 1 सप्ताह तक आने वाले अगले 1 वीक तक जो है लाइव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ऑफलाइन ही जो है सो क्लास को करना है और उसका नोट्स तैयार करना है। आशा करते हैं कि ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा आपका ऑफलाइन में हम जो है आपका समय भी बचा रहे हैं और आपका जो है हम यहाँ पे अच्छे से समझा भी पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं जो पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, वो पॉइंट सबसे पहले आपको यहाँ पे हम नोट करवा देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्टार मार्क देके या फिर नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, यह है आपका कि अम्ल और क्षार की शक्ति जो होती है, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की शक्ति पीएच स्केल। ठीक है, इसकी जो शक्ति है इसको पीएच स्केल द्वारा मापी जाती है। कोई भी अम्ल जो है कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है, उसका शक्ति को हम लोग क्या करते हैं, पीएच स्केल के द्वारा जो है सो माप सकते हैं या फिर इसके द्वारा मापी जाती है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इसे इसको लिखेंगे पीएच विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के माप है। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि पीएच क्या होता है, तो पीएच जो होता है ये होता है आपका कोई भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, पीएच क्या होता है, तो कोई भी विलयन में उपस्थित पीएच जो होता है ये होता है कोई भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसी का माप होता है पीएच। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों,
पीएच बोलते हैं, ठीक है। और पीएच स्केल की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कोई भी आपका जो पदार्थ है वो कितना अम्लीय है, उसका शक्ति मतलब कि कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है। अगर आपका पीएच वैल्यू जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि 7 से कम होगा, ठीक है, 7 से कम होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका अम्ल। 7 के बराबर होगा तो क्या होगा, उदासीन। और तीसरा जो होता है ये होता है 7 से अधिक, ठीक है, 7 से ज्यादा, तो ये जो होता है ये होता है क्षार। अब देखिए आपको 7 से अधिक आपको कहाँ तक जाएगा, 7 से अधिक आपको 14 तक जा सकता है। और ये 7 से कम तो ये आपका 0 तक जाता है, 0 से नीचे भी माइनस में भी कभी कभी चला जाता है। कोई कोई ऐसा पदार्थ है जिसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, माइनस में होता है, ठीक है। और 7 जो है ये आपका उदासीन है, ठीक है, उदासीन यानी कि ये न्यूट्रल हम लोग कह सकते हैं। और इसमें हम लोग पीने वाला जो वाटर है उसको ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे पीएच वैल्यू 7 से कम है, 2 है, 3 है, 1 है, तो जितना पीछे जाएगा उतना क्या होगा, उतना ज्यादा वो क्षारीय होता जाएगा। और 7 के नजदीक रहेगा 6.5 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, तो ये क्या है, कम क्षारीय है। अब वाटर नहीं, यहाँ पे दूध अगर हम लोग लेंगे तो दूध क्या है, दूध आपका अम्लीय है, लेकिन अम्लीय दूध हम लोग को नहीं लगता है क्योंकि लगभग ये क्या होता है, उदासीन के पास ही रहता है। 6.5 के लगभग इसका पीएच वैल्यू होता है, यानी कि हल्का, बहुत हल्का यहाँ पे क्षारीय होता है, जो कि उतना हम लोग को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्षार को भी देखेंगे कि क्षार कितना क्षारीय है। तो 7 से नजदीक होगा, 7 से नजदीक यानी कि 8, 9, तो ये सब कम क्षारीय होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं उसका पीएच वैल्यू 13 है, 12 है, 14 है, तो ये सभी जो पदार्थ होगा ये बहुत ज्यादा क्षारीय होगा। यानी कि उसका शक्ति को कौन बताता है, अम्ल और क्षार की शक्ति को। तो ये इसको जो है सो पीएच स्केल के द्वारा जो है मापा जा सकता है। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं NaOH, ठीक है, NaOH का आपको प्रयोग पूछा जा सकता है। तो हम लोग समझते हैं NaOH का क्या क्या प्रयोग है, ये इसको हम लोग समझते हैं। कई बार एग्जाम में आपको पूछता है कि NaOH का प्रयोग बताइए, उपयोग बताइए, ठीक है। NaOH क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। NaOH का उपयोग पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे हम इसका उपयोग बताते हैं कि NaOH का क्या क्या उपयोग है, इसको हम आपको बता देते हैं और समझा देते हैं NaOH का उपयोग, ठीक है। NaOH का प्रकृति कैसा होता है, इसका प्रकृति पूछेगा तो ये जो होता है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो याद रखना है NaOH आपका क्षारीय होगा, हमेशा ये क्षारीय ही होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग हम लोग देखते हैं। पहला जो इसका उपयोग है वो क्या है, पहला उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। दूसरा जो उपयोग है दोस्तों वो क्या होता है, उपयोग ये होता है कृत्रिम फाइबर के बनाने में, ठीक है, कृत्रिम फाइबर में होता है इसका उपयोग। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है यहाँ पे इसका जो उपयोग होता है ये होता है कागज को बनाने में, ठीक है। तो क्या होता है तीसरा, ये होता है कागज को बनाने में, कागज बनाने में। इसके बाद दोस्तों देखते हैं चौथा उपयोग क्या होता है इसका। चौथा जो उपयोग होता है इसका वो होता है धातुओं से ग्रीज हटाने में, ठीक है, धातुओं से क्या हटाने में, ग्रीज, ठीक है। तो याद रखना है इसका उपयोग होता है धातुओं से ग्रीज हटाने में, ग्रीज हटाने में।
ये 4 उपयोग आपको याद रखना है। 4 उपयोग आपको लिखने के लिए कभी नहीं कहेगा, आपको 2 उपयोग पूछा जा सकता है दोस्तों। 10th क्लास में आपको 2 उपयोग से ज्यादा नहीं पूछेगा। कहीं कहीं पे आप लोग ज्यादा लिख भी सकते हैं, 2, अगर यहाँ पे 4 याद करिएगा तो आप लोग 2, 3 लिखिए तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा इतना में। और ऐसे तो आपको कहेगा कि 2 उपयोग बताइए, तो आपको 2 ही लिखना है। किसी जो आपको इसमें से आसान लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, तो वही 2 इसमें से आप लोग चूज करके याद कर लीजिए और 2 ही आपको पूछा जाएगा, वहां पे आप लोग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही याद करना है, आप लोग 4 भी याद कीजिए और एग्जाम में अगर 2 कहता है तो 2 उसमें से आप लोग लिखिए, ठीक है। आगे दोस्तों अगला जो है वो है आपका विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण को हम लोग समझते हैं इसके बाद, और ये भी देखेंगे कि विरंजक चूर्ण बनता कैसे है, उसका जो अणुसूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण लिखना है अगला पॉइंट। और दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि विरंजक चूर्ण बनता कैसे है, कौन कौन सा पदार्थ का इसमें हम लोग उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ठोस बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, तब मेरा जो है यहाँ पे विरंजक चूर्ण बनता है और इसके साथ साथ इससे क्या निकलता है, वाटर भी निकलता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ठोस बुझा हुआ चूना लेते हैं, उसका यहाँ पे क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, ये होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है। यही होता है दोस्तों आपका जो कि ठोस बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र होता है ये, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है कि बुझा हुआ चूना, ठीक है, याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है ये वाला भी कि बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र लिख करके लिखाइए, ऐसा आपका 1 नंबर में कह सकता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हमको लेना है यहाँ पे क्लोरीन गैस यानी कि Cl2। Cl2 आपको पता है क्लोरीन गैस, ठीक है। Cl क्या होता है, क्लोरीन, ठीक है। ये क्या है, गैस है, तो लिख देते हैं क्लोरीन गैस, ठीक है। ये दोनों को हम लोग अभी क्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण हमको प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों ये होता है CaO और क्या होता है Cl2 होता है। इसके साथ साथ और क्या इसमें से निकलता है, इससे निकलता है H2O यानी कि वाटर भी जो है सो निकलता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग जो है विरंजक चूर्ण को बनाते हैं, कौन कौन सा पदार्थ इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है सो 2 पदार्थ का यूज करेंगे विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए। पहला हम लोग लेंगे बुझा हुआ चूना, दूसरा हमको चाहिए क्लोरीन गैस। ये दोनों चीज का हमको यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए। इसके साथ साथ हमको एक्स्ट्रा में क्या मिल जाता है, वाटर भी मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं कि जो ये विरंजक चूर्ण होता है ये कार्य क्या क्या करता है, इसका क्या क्या उपयोग है, क्यों हम लोग विरंजक चूर्ण को बनाते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं कि विरंजक चूर्ण का क्या क्या उपयोग है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग। इसका उपयोग क्या क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे में हम लोग लिख देते हैं इसका उपयोग को। पहला उपयोग है दोस्तों इसका, पहला उपयोग होता है ये कीटनाशक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कीटनाशक। इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं कीटनाशक पदार्थ भी हम लोग इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण को, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक के रूप में जो है सो खेतों में भी जो है सो इसको क्या कर सकते हैं, छींट सकते हैं। यानी कि जो हम लोग फसल उगाते हैं, जो फसल हम लोग यहाँ पे उगाते हैं अपने खेतों में, उसमें जो है सो हम लोग कीटनाशक को मारने के लिए यहाँ पे विरंजक चूर्ण का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कीटनाशक के रूप में भी हम लोग इसको यूज करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा है दोस्तों सेकेंड, जो कि है आपका यहाँ पे लिख सकते हैं
कपड़ों के विरंजन के लिए, ठीक है। तो कपड़ों के विरंजन के लिए दूसरा यूज होता है कपड़ों के विरंजन के लिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरा क्या इसका यूज है, ठीक है। तीसरा यूज देखते हैं कि क्या है विरंजक चूर्ण का। तो तीसरा आपको लिखना है रासायनिक उद्योग में जो रासायनिक उद्योग है, ठीक है, इसमें एक उपचायक के रूप में। तो हम लोग लिखते हैं कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं उपचायक के रूप में। कहाँ पे? उद्योग में, ठीक है, उपचायक के रूप में। इसके बाद जो चौथा नंबर पॉइंट लिखना है आपको, वो लिखना ये है पीने वाला जो जल होता है, ठीक है, पीने वाला जल को जो है जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं रोगाणुनाशक के रूप में जो है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, रोगाणुनाशक के रूप में। अब कैसे करेंगे हम लोग रोगाणुनाशक के रूप में? तो पीने वाला जो जल होता है ना, उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग जो है विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे विरंजक चूर्ण कैसे हम लोग बनाएंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका कौन कौन सा यहाँ पे इसका कौन कौन सा उपयोग है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पीडीएफ आज शाम तक प्रयास करेंगे, या फिर आज शाम में नहीं होता है तो कल सुबह सुबह होते होते आपका जो है पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिए और आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और है जो कि है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग समझते हैं कि बेकिंग सोडा होता क्या है, इसको हम लोग किस विधि से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये समझेंगे। इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये सब कुछ समझेंगे दोस्तों। और इसका भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसका उपयोग है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग जो है अब इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे, जो कि है बेकिंग सोडा, ठीक है। अगला हम यहाँ पे लेते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा भी इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है बेकिंग सोडा को ही क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा भी हम लोग इसी को कहते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले बात करते हैं कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र का बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो अणुसूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है NaHCO3 होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और रासायनिक नाम का बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, एक बार देखते हैं हम लोग इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। दोनों आपको याद रखना है। सूत्र जो होता है अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। दोस्तों जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 को, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो कि है Na2CO3, इसको क्या करते हैं? इसको जो है हम लोग जलीय विलयन यानी कि वाटर लेते हैं, H2O वाटर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों जलीय विलयन में जब हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? CO2 गैस जो है सो प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है? ये सभी अभिक्रिया करके हमको क्या प्राप्त हो जाता है? हमको प्राप्त हो जाता है NaHCO3, जो कि क्या है आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमको यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस्ड करना है। तो कैसे करेंगे देख सकते हैं। यहाँ पे Na2 है, आपका कार्बन यहाँ पे 1 है और कार्बन यहाँ पे 1 है, यानी कि 2 कार्बन है, ठीक है।
और Na भी 2 है, कार्बन भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 2 है, 6 है दोस्तों। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम लोग 2 रखते हैं तो सभी यहाँ पे देख सकते हैं सूटेबल होता है। ठीक है, तो ऐसे इसको आप लोग यहाँ पे बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको जो फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का वो आपको यही वाला लेना है। ठीक है, 2 को आपको हटा देना है, आपको यही वाला लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो है संतुलित करना आवश्यक है, इसीलिए यहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ संतुलित करके दिखाए हैं। तो 2 को आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है दोस्तों आपको जो है यहाँ पे हम बनाने की जो विधि है, ये जब पीडीएफ मिलेगा तो आपको हम डिटेल में इसको लिख करके और आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे हमने आपको समझा दिया है कि जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में, यानी कि इसमें वाटर भी हम लोग लेंगे और इसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस जो है इसमें फिर क्या करेंगे, प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, बेकिंग सोडा हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग का निर्माण हो जाता है बेकिंग सोडा का। तो दोस्तों इसका क्या क्या उपयोग है इसको देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इस क्लास को हम लोग जो है लास्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है और भी बहुत सारे जो बचा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा हुआ है, धावन सोडा बचा हुआ है, ये और जितना भी बचा हुआ है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर तो सॉरी हमने कर लिया है, जो कि है विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसको हमने कर लिया है। आगे दोस्तों आपका एक प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा हुआ है, धावन सोडा बचा हुआ है, तो ये सभी को करेंगे और जो भी प्रश्न इंपोर्टेंट बचा हुआ है इस चैप्टर में उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यानी कि दोस्तों अभी ये दूसरा क्लास है मेरा। ठीक है, तो 2 और क्लास इस पे बनेगा। ठीक है, तभी जो है हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ पाएंगे। आइए इसका हम लोग देखते हैं क्या क्या उपयोग है बेकिंग सोडा का, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो एक बार हम लोग चर्चा करते हैं, इसका उपयोग क्या क्या है उसको देख लेते हैं। उपयोग, पहला उपयोग दोस्तों बेकिंग सोडा का है वो क्या है, पहला जो उपयोग होता है ये होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, तो लिखना है आपको पहला उपयोग क्या होता है इसका, प्रयोगशाला में चलिए इरेज कर देते हैं, अच्छा से आपको लिख के देते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग है वो क्या है, दूसरा इसका उपयोग है ये है अग्निशामक के रूप में। ठीक है, अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपको लिखना है अग्निशामक के रूप में। तीसरा उपयोग क्या है दोस्तों इसका जो तीसरा उपयोग है वो क्या है, यह है भोजन बनाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो भोजन में इसका आवश्यकता होता है उसमें करेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ भी चीज को जब हम उसको फुलाना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे कि ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड बनाने में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। ब्रेड को क्या होता है, फुलाना पड़ता है, तो वहां पे जो है यूज किया जाता है। तो हम लोग लिख देते हैं कोई ऐसा भोजन है जहाँ पे इसका उपयोग भी कई बार किया जाता है दोस्तों। तो लिख सकते हैं भोजन बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा का, मतलब भोजन में भी हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि बेकिंग सोडा को दूसरा नाम खाने वाला सोडा भी है, इसको कहा जाता है। और आप लोग भी सुने होइएगा कि बेकिंग सोडा को ज्यादातर हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। दुकान में जाकर के क्या कहते हैं कि खाने वाला सोडा दीजिए। ठीक है, बहुत आप लोग देखे होइएगा गाँव में, तो जो गाँव के जो पुराने लोग हैं वो बेकिंग सोडा नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि खाने वाला जो सोडा है वो दीजिए, ऐसे कह के और दुकानदार से मांगते हैं। तो
आशा करते हैं दोस्तों आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। इसका अनुसूत्र, रासायनिक नाम और कैसे बनाया जाता है, ये वाला सूत्र इम्पोर्टेंट है। जहां पे आप लोग जो है बनाने का विधि लिखेगा तो नीचे में आपको ये सूत्र लिखना आवश्यक है, ठीक है। तभी जो है सो आपको एग्जामिनर समझेगा कि आप लोग समझे हैं और अच्छे से इसका जो है आप लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और इसके साथ साथ ये वाला जो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 अभिक्रिया जो हो रहा है और जो बन रहा है NaHCO3, और इक्वेशन को बैलेंस भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि बच्चा जो है समझदार है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज के क्लास में जो है सो आपको मजा आया होगा, और जो कुछ भी हमने पढ़ा है आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका PDF भी मिल जाएगा, तो आप लोग बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।